दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के बड़े ब्रांड होंडा कंपनी के बारे में बताएंगे, जिनकी मोटर बाइक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कारें, बिजली की मसनूआत और दीगर अशिया पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। जी हाँ, ज़ायरीन टीवी की इस वीडियो में हम आपको होंडा कंपनी का आगाज और कंपनी के मालिक होंडा सोचीरो के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है जापान के इंतहाई गरीब इलाके टेनर्यू शिज़ुओका से। साल था 1906। माउंट फिजी के नीचे बसने वाले गेही होंडा और उसकी बीवी मिका होंडा के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है सोचीरो होंडा। सोचीरो अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। सोचीरो का बाप एक लोहार था और उसी के साथ वो कस्बे के लोगों की साइकिल्स भी ठीक किया करता था। 8 साल की उम्र में सोचीरो ने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में गाड़ी देखी। इस 8 साल के बच्चे को उस गाड़ी ने इतना ज़हनी तौर पर मुतासिर किया कि सोचीरो के बकौल जैसे ही उसने ये गाड़ी देखी तो वो उसके पीछे भागना शुरू हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इस गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। ये वो लम्हा था जब सोचीरो का इंजन के साथ मोहब्बत का आगाज हो गया था। सोचीरो का पढ़ाई में बिल्कुल भी ना दिल लगता, जिसकी वजह से वो ज्यादातर वक्त अपने वालिद के साथ लोगों की साइकिल ठीक करने में गुजारता। 1922 में सोचीरो ने अपना घर बार छोड़ा और नौकरी की तलाश में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में शिफ्ट हो गया। सोचीरो को पहली नौकरी मिली आर्ट शोकाई वर्कशॉप में। यहाँ से सोचीरो ने गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सोचीरो को गाड़ियों के मामले में बहुत ज्यादा इल्म हो गया था। इस जमाने में पूरी दुनिया में मोटर स्पोर्ट्स का रवाज काफी ज्यादा आम होना शुरू हो गया था। साल 1923 में सोचीरो ने अपनी वर्कशॉप, जहां वो काम किया करता था, एक स्पोर्ट्स कार तैयार की। उस कार का नाम था द कर्टस। इस कार ने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। सबसे हैरतअंगेज बात यह है, द कर्टस ने ये चैंपियनशिप जीत ली, जिसकी वजह से सोचीरो के दिल में और लगन और मोहब्बत पैदा हो गई। जो ही वक्त गुजरता रहा, सोचीरो दिल लगाकर मेहनत करता रहा और अपनी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए लोगों को अच्छी सहूलियत फराहम करता रहा। 1936 में सोचीरो गाड़ियों की रिपेयरिंग करके थक चुका था। अब वो चाहता था कि मैं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स खुद बनाऊं, जिसमें होंडा ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टोकाई सिकी हैवी इंडस्ट्री। होंडा ने इस कंपनी के अंदर गाड़ियों के रिंग पिस्टन बनाने शुरू किए। अपने नए प्रोजेक्ट से होंडा को इतना खास रिस्पॉन्स ना मिला। सीरीज ऑफ फेलियर का सामना करने के बाद होंडा ने खुद को गिरने ना दिया और अपनी फेलियर से ही सीखता रहा। 1936 में बिल आखिर होंडा को कामयाबी मिल गई। होंडा एक फुली फंक्शनल वर्किंग पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। होंडा ने अपनी कंपनी के अंदर दिन रात पिस्टन बनाने शुरू कर दिए। उसी जमाने में टोयोटा कंपनी ने होंडा को अप्रोच किया। टोयोटा कंपनी की डिमांड पर होंडा ने टोयोटा को 50 पिस्टन बना के दिए। मसला ये हुआ कि टोयोटा कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक 50 में से सिर्फ 3 पिस्टन ही कामयाब हुए। लेकिन उसके बावजूद होंडा ने हार ना मानी और अपनी गलतियों से सीखता रहा। होंडा ने अपने सारे नॉलेज को यकजा करके दोबारा पिस्टन बनाया, जिसमें उसे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले। इस पिस्टन का डिजाइन भी शानदार था, साथ में क्वालिटी और स्टैंडर्ड के भी सारे टेस्ट पास कर गया। इस पिस्टन के ऑर्डर्स होंडा को पूरे जापान से मौसूल होना शुरू हो गए। इस पिस्टन के इतने ऑर्डर्स थे कि होंडा को अपनी कंपनी में 2000 लोगों को भर्ती करना पड़ा। होंडा के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था कि जापान 1941 में पैसिफिक वॉर में कूद पड़ा। इस जंग का होंडा को नुकसान ये हुआ कि उसकी कंपनी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ मेंशन के अंडर चली गई। होंडा की कंपनी की 45% इक्विटी टोयोटा कंपनी ने खरीद ली। साथ ही होंडा को अपनी ही कंपनी में प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर बिठा दिया। इसी के साथ होंडा के कई मुलाजमीन ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। 1944 में हमामाटसो में दुश्मनों की शदीद बमबारी जारी थी और बमबारी का निशाना होंडा की कंपनी भी बन गई। होंडा की कंपनी बम्बारमेंट की वजह से राख का ढेर बन गई। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। बाय दैट टाइम होंडा की कंपनी मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। जंग खत्म हुई तो होंडा ने अपना बचा कुचा तमाम एसेट टोयोटा कंपनी को बेच दिया। इस डील में होंडा को जो रकम मिली वो 4,50,000 येन थी। उन्हीं दिनों में होंडा के हाथ लगा एक इंजन जनरेटर। यह इंजन मलकियत था जापान की इंपीरियल आर्मी के।
ये इंजन जंग के दौरान वायरलेस रेडियो को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस इंजन के डिज़ाइन ने होंडा को काफ़ी हद तक फैसिनेट किया। इस इंजन को समझने के बाद होंडा के जहन में एक ख्याल आया। वो ख्याल ये था कि क्यों न इस इंजन को नस्ब किया जाए एक साइकिल के साथ और देखा जाए कि ये कैसे काम करता है। 1946 में होंडा ने अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। अपने ओल्ड वेयर हाउस में होंडा ने बुनियाद रखी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इस जगह पर बैठकर होंडा सिर्फ मोटर बाइक्स के नए डिज़ाइन बनाने का सोचता। इस आइडिया में होंडा के साथ 12 और लोग मुंसलिक हो गए। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने एक साइकिल का डिज़ाइन ईजाद कर लिया जिसके ऊपर एक छोटा सा इंजन नस्ब था और उस साइकिल के स्पेयर पार्ट्स होंडा ने खुद बनाए थे। होंडा की इस ईजाद के बाद ये साइकिल धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई। होंडा चूंकि उन साइकिल्स पे लगाता था सेकंड हैंड इंजन्स, ऑर्डर्स मुकम्मल करने के लिए होंडा के पास इंजन्स की तादाद कम पड़ गई। अब ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा के पास सिर्फ एक हल था कि वो अपना इंजन तैयार करता। 1947 में होंडा ने टाइप ए इंजन बना लिया। ये वो वक्त था जब किसी भी मशीन के ऊपर पहली बार होंडा कंपनी का मोनोग्राम छपा। 1948 में होंडा ने होंडा कंपनी की बुनियाद रखी। इनिशियली ये कंपनी सस्ते मोटर बाइक्स बनाया करती थी ताकि जापानीज वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी पैदा हो और वो इस चीज़ को आसानी से खरीद लें। वक्त के साथ साथ होंडा ने अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर दिया। अगले ही साल होंडा ने फुल फ्लेज मोटरसाइकिल तैयार करके मार्केट में उतार दी। इस बाइक का नाम था मॉडल डी। यह बाइक ज्यादा ना बिकी क्योंकि एक तो साइज बड़ा था, दूसरा बाइक बहुत वजनी थी। होंडा अपनी गलतियों को मद्देनजर रखते हुए मोटर बाइक की रिप्रोडक्शन करता रहा। उसने साइज और वजन का भी ख्याल रखा। ये नया मोटर बाइक इजाद करने में होंडा को लगे 3 साल। इस नए मोटर बाइक वेरिएंट का नाम रखा गया द सुपर कब। ये मोटर बाइक इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उसकी शोहरत जापान के शाही खानदान तक जा पहुंची और उन्होंने भी इस मोटर बाइक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मौका पर होंडा को मिला बहुत बड़ा इन्वेस्टर जिसका नाम था टोक्यो फुजिसावा। 1958 में द सुपर कप अमेरिका में लैंड होता है। अमेरिकन अवाम ने भी ये मोटर बाइक धड़ाधड़ खरीदा और होंडा ने अपनी बाइक्स को रेस में भी उतारना शुरू कर दिया और होंडा की बाइक ने रेस में बहुत अच्छे रिमार्क्स हासिल किए जिसकी वजह से होंडा का नाम पूरी दुनिया में गूंजना शुरू हो गया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन गई। बाइक्स की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद होंडा ने सोचना शुरू किया कार्स की तरफ। कार बनाने का ख्वाब तो वो 8 साल की उम्र से ही देख रहा था। वो अपना ख्वाब कैसे अधूरा छोड़ देता। 1963 में होंडा ने लॉन्च की अपनी नई गाड़ी जिसका नाम था T360 मिनी ट्रक। यह ट्रक जापान के अंदर ज्यादा हिट साबित ना हुआ। इसके बाद होंडा कंपनी ने अपनी एक और गाड़ी मुतारिफ करवाई और वो भी ज्यादा हिट साबित ना हुई। उन गाड़ियों के नाकाम होने के बावजूद भी होंडा ने हार न मानी। 1972 में होंडा कंपनी ने लॉन्च की होंडा सिविक। ये गाड़ी जापान क्या पूरी दुनिया में इंस्टेंट साबित हुई। ये गाड़ी चूंकि अपने CVCC मॉड्यूल की वजह से पेट्रोल कम खाती थी जिसकी माइलेज भी काफी अच्छी पाई जाती। होंडा कंपनी ने अपनी सिविक गाड़ी में दिया कैटालिटिक कन्वर्टर जिसकी वजह से पोल्यूशन पर काफी ज्यादा काबू पाने में आसानी होती थी। अब ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में होंडा के पैर जम चुके थे। होंडा सिविक के बाद होंडा कंपनी ने एक और गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था होंडा अकॉर्ड। ये गाड़ी अपनी स्पेस और डिजाइन की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुई। 1980 की दिहाई का जब आगाज होता है तब होंडा कंपनी जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 10 साल बाद होंडा कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाली तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों 5 अगस्त 1991 में सोचिरो होंडा इस दुनिया फानी से कूच कर गए। आज सोचिरो होंडा की ये कंपनी जहाज बनाती है, हत्ता के रोबोट्स तक बनाती है। अगर मेहनत और लगन हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं। इंसान हर चीज को कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।